हेलो। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, फॉर्मूला गया था हमारे पास क्या, म्यू टू वी बाय म्यू वन यू माइनस म्यू वन यू, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ठीक है, हमने देख लिया था कि कैसे इमेज का नेचर रियल या वर्चुअल हम डिस्क्राइब करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, वो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो गए थे। एक और कर लेते हैं जरा, ठीक है ना, ट्राई करो अगर आता है तो। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं ले रहा हूँ इसका 40 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट जो कि है 10 सेंटीमीटर पे। तो आपको बतानी है पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। बताओ जरा। ये कौन है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, डॉट डॉट बना दिया है सिर्फ। बेटा नाम लिख के आया करो अगली बार से, नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। डिलीट हो गया तो डॉट डालने का टाइम मिल गया तुम्हें। जल्दी बता दो भाई क्या आंसर आने वाला है। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, रेज इस तरफ जाएंगी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। फॉर्मूला लगाना है बस, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, है ना। तो म्यू टू हमारा कौन सा है आप देख सकते हो, म्यू टू है हमारा 3, तो 3 बाई वी माइनस 2 बाई यू आपका नेगेटिव हो गया, ये होना चाहिए म्यू टू माइनस म्यू वन बाय रेडियस ऑब्वियसली कैसी हो गई है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें 3 बाई वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल गया 1/40 माइनस 1/5। तो v आपको मिल जाएगा कितना, -120/7 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हुआ, पीछे की तरफ इमेज बनी है, पीछे की तरफ इमेज बनी है यानी कि कैसी बनी है, वर्चुअल। ठीक है, सिंपल है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कर्व सरफेस में क्या पूछा जाता है। तो आगे आपसे पूछा जा सकता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बाय कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस का मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा उसका, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि परपेंडिकुलर
टू ऑप्टिकल एक्सिस। अगर हम परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस की बात करें, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट इस जगह रखी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना, तो इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ये हमारा पोल है। तो एक चीज तो क्लियर है, जो रे सीधी सीधी जाएगी वो तो एज इट इज निकल जाएगी पोल पे, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 होगा। एक रे तो इसी तरह से जाने वाली है। और जब भी आप टॉप से कोई रे अगर पास कराते हो, मान लो टॉप से आपने एक रे स्टार्ट करी और उसे पोल से पास कराया, ठीक है ना, तो वो भी कैसी जाने वाली है, वो भी ऑब्वियसली सीधी सीधी जाने वाली है, ठीक है ना, या थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हो जाएगा उसमें। अगर ये आई है और यहाँ पे कुछ रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ आर आ जाएगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कभी भी जो ऊपर से रे आई है वो पोल से टकराने के बाद ऊपर से ही नहीं जा सकती, उसे इस ऑप्टिकल एक्सिस के नीचे से ही जाना होगा, ऑल्दो ये एंगल चेंज हो जाएगा और म्यू क्योंकि अलग अलग है, ठीक है ना, तो स्नेल्स लॉ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि कितना एंगल चेंज होगा। तो कुछ फाइनली वो इस तरह से जाने वाला है, ठीक है ना। और क्या देख सकते हैं, और जो रे इस तरह से गई होगी उसका भी रिफ्रैक्शन होगा और कुछ इस तरह से जाएंगी। तो क्योंकि दो रेस के मीट करने से ही हमेशा इमेज बन सकती है और एक रे हमेशा जो कि नीचे से ही जा रही है, तो ये मीट करके आपकी इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अगर ये इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करने वाले हैं तो आप देख सकते हो कि इमेज हमेशा कैसी बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है। तो इसमें याद रखना बड़ा ही आसान रहता है, सीधे से आप याद कर लेते हो, फॉर रियल ऑब्जेक्ट if real image is formed it is inverted, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली रियल इमेज है क्योंकि वो राइट साइड में फॉर्म हुई है, तो जब भी ऐसी इमेज फॉर्म होगी तो वो कैसी मिलती है हमको, इन्वर्टेड मिलती है। तो इसके लिए हम ये चीजें याद रख लेते हैं। और क्या याद रख लेते हैं, इसी तरह से आ जाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट if virtual image is formed it is erect। ये चीज आपको याद रखनी है। खैर हम यहाँ मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया, मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली ये हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफाइन करने वाला हूं, तो वो हमें मिल जाता है μ1v बाय μ2u। ये आपको याद रखना है। μ1 ऑब्वियसली वो रीजन है जहां से रे जा रही है और μ2 वो रीजन है जहां से रे आ रही है। इसमें क्लियर रहना है हमेशा। इस तरह से आप क्या निकालोगे, अपना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालने वाले हो। फॉर्मूला है, याद रखना है। समझ आया? ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सिमिलरली क्या आ जाएगा दूसरा, अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की, तो याद करो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में दो तरीके सीखे थे हमने। एक तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट सिंपली दी हुई है इस तरह से, ठीक है ना, मान लो कि आपका कर्व सरफेस है और इस तरह से ऑब्जेक्ट दी हुई है, ये उसकी कुछ लेंथ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप हमेशा क्या करोगे, ए पॉइंट की इमेज निकालोगे, बी पॉइंट की इमेज निकालोगे, दोनों का डिफरेंस लोगे और आपको किसकी लेंथ मिल जाएगी, इमेज की लेंथ मिल जाएगी। फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को आप डिफाइन कर दोगे, क्या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हम डिफाइन कर देंगे लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिंपली कैसे लेंथ ऑफ इमेज कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपको लाना होगा डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ए एंड बी, पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की पोजीशन का डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा इसी में एक केस आ जाता था, क्या केस आता था जो इंपॉर्टेंट है,
if object is very small, if object is very small, ठीक है। तो मान लो ऑब्जेक्ट बहुत छोटी है और ये डिस्टेंस आपको दी गई है u पोल से, ये μ1 है आपका और ये μ2 है, ठीक है ना। इसकी लेंथ मैं बोल देता हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO, ये बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू बाकी सब मेजरमेंट। तो अब आपसे बोला जाए लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली अब दोनों एंड्स की इमेज निकाल पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत छोटी है। तो हम क्या कर लेते हैं, वहां पे भी जो हमने किया था सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, μ2/v माइनस μ1/u, यह है μ2 माइनस μ1/r। मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1/v² μ2 इंटू dv प्लस 1/u² इंटू μ1 इंटू du, और ये हो जाना चाहिए क्या, 0। अब बेसिकली dv ये है चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, जिसको हम कह देते हैं लेंथ ऑफ इमेज, क्योंकि इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो लेंथ है वो ऐसा लगेगा हल्का सा डिस्प्लेसमेंट है। और du को हम कह देते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लूं किसकी, dv/du की, तो यही हो जाएगा आपका क्या, मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल। और dv/du ये आपको मिल जाएगा μ1/μ2 इंटू v²/u²। समझ आया? बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, μ1/μ2 इंटू v²/u²। जैसा फॉर्मूला एग्जैक्टली वहां पे आया था वैसे ही यहाँ पे आ जाता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। अब आपको बताना है पोजीशन, नेचर, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज। याद रखना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया है, ये, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, उसका मॉड ले लेते हैं। इन्वर्टेड और इरेक्ट हमें कैसे पता लग जाएगा, सीधे ये चीज हमें याद रखनी है कि रियल की अगर रियल बनती है तो इन्वर्टेड, रियल की वर्चुअल बनती है तो इरेक्ट। बताओ भाई। म्यू देना भूल गया मैं, म्यू ले लो भाई।
चलो भाई देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास μ2/v माइनस μ1/u, ये होना चाहिए μ2 माइनस μ1/r। ये डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो μ2 है 3/v माइनस 1/-20, ये होना चाहिए 3 - 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है 60। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/v, ये हो जाना चाहिए क्या? 1/30 माइनस 1/20, ठीक है ना। 3/v की वैल्यू देखो कितनी मिल गई, ये हमारे पास आ गया 60, ये हम कह सकते हैं -1। यहाँ से v आपको मिल जाएगा कितना? -180 सेंटीमीटर। -180 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसी बनी है आपकी? माइनस यानी कि इस तरफ, यानी कि कैसी फॉर्म हुई है? वर्चुअल। तो इमेज क्योंकि आपकी वर्चुअल फॉर्म हुई है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। अब बात आती है साइज ऑफ इमेज की। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाना चाहिए हमारे पास क्या? μ2, ठीक है ना, μ1v, तो ये हो जाएगा 1 इंटू वी, हमारे पास आया 180 बाय μ2 जो कि हमारे पास है 3, और इंटू u जो कि हमारे पास है 20, ठीक है ना। यहां से आपको हाइट ऑफ इमेज मिल गई कितनी? 6 सेंटीमीटर। किसी का कोई डाउट? तो इमेज जो फॉर्म हुई है वो आपकी वर्चुअल है, इरेक्ट है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना। चलो मृगांक, अगर दिक्कत है तो पुराने लेक्चर्स देखना। आपको M1 M2 अगर नहीं आता अभी तो आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। सिखा चुका हूं मैं उसके अंदर, बार बार नहीं सिखा सकते। ठीक है, सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाने और आगे देख लेते हैं। इसी तरह की चीज आ जाती है स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ इमेज, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते जो मैंने इससे पहले कराया है, मैग्निफिकेशन वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि वो प्लेन मिरर और लेंस का कर्व्ड मिरर, इनका ज्यादा फेमस है कंपेयर टू कर्व्ड सरफेस का, ठीक है ना। तो स्पीड ऑफ इमेज देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मान लो कि आपके पास ये एक कर्व्ड सरफेस है, ये उसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकती है, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि भाई इमेज की वेलोसिटी कैसी होगी, ठीक है ना। कोई भी चीज हो सकती है, मिरर भी, ये कर्व सरफेस भी मूव कर रही हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी मूव कर रही हो सकती है। तो दो केसेस हम उसमें पढ़ लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। तुम देखोगे सब कुछ रिपीट हो रहा है, और अगर आपने पहले ध्यान से पढ़ा था तो सेम चीज आ रही है, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस की अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रही है vo स्पीड से, ये डिस्टेंस है u। तो आपको ये बताना है कि भाई इमेज की वेलोसिटी क्या होगी अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस। तो सिंपली क्या करते हैं हम, वही चीज μ2/v माइनस μ1/u, ये है μ2 माइनस μ1/r। आप याद करो तो वहां पे मैंने मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट किया था टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो μ2 तो एज इट इज है -1/v² dv/dt माइनस μ1 प्लस u² du/dt, और ये हो जाना चाहिए हमारा क्या? 0, क्योंकि म्यू और r जो है वो कांस्टेंट है। समझ आया? देख लो जरा सिंपली आपको क्या मिल गया। यहां से आपको मिलेगा dv/dt, ये हो जाना चाहिए μ1 बाय μ2 इंटू v² बाय u² इंटू du/dt।
dv बाई dt, यानी कि इमेज की पोजीशन चेंज होने की रेट, du बाई dt यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने की रेट, तो ये सिंपली हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड सरफेस, मिरर नहीं। ये हो जाना चाहिए हमारे पास μ1 बाई μ2 इंटू, ये स्क्वायर है, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड सरफेस। तो ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला। अगर आप देखो तो सेम फॉर्मूला किसका आया था, कर्व्ड मिरर का भी यही फॉर्मूला आया था, बस वहां पे माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर होता था, क्योंकि मीडियम तो सेम ही रहता था म्यू वन और म्यू टू, बस जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रही होती थी जनरली उसके ऑपोजिट में जा रही होती थी इमेज, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, तो याद क्या रखना है, बस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कर्व्ड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होना चाहिए म्यू वन वी स्क्वायर बाय म्यू टू यू स्क्वायर, velocity of object with respect to ground minus velocity of curved surface with respect to ground। आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में अगर कमांड हासिल करनी है तो आपको फॉर्मूले वाली नोटबुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि ढेर सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। क्या क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? मेथड भी आपको याद होना चाहिए। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है भाई, समझ आ गया फॉर्मूला? बेटा म्यू वन बराबर म्यू टू कर दोगे तो उससे कर्व्ड सरफेस मिरर थोड़ी बन जाएगी विदित, कर्व्ड सरफेस मिरर थोड़ी बनेगी। हाँ, उसमें जो इमेज बनती थी वो पीछे ही बनती थी, इसमें आगे बनेगी, इसलिए इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है। समझ रहे हो बात? ये मिरर थोड़ी बन जाएगा, लाइट रिफ्लेक्ट थोड़ी, फिर तो लाइट एकदम सीधी सीधी जा पाएगी, कुछ होगा ही नहीं, तुम तो ऐसा मान लो, है कि नहीं? लाइट सीधी सीधी जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। अभिनवा कह रहे हैं सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सब संभव है। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग आपको पता लग गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लेते हैं परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऑप्टिकल एक्सिस याद करो, वहां पे क्या किया था। अगर आप ढंग के स्टूडेंट हो और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है तो आपको याद आ जाना चाहिए, जो कि मैं जानता हूं आधी से ज्यादा जनता को नहीं याद आएगा। ठीक है, तो इस बार आपकी ऑब्जेक्ट जो है मूव करने वाली है किधर, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। ये डिस्टेंस आपकी u है, यहाँ कहीं इमेज फॉर्म हो रही होगी और ये डिस्टेंस आपकी v है। ठीक है, हमें यही बताना है कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट किया था। समझ आ रही है बात? याद अगर आपको हो, बड़ा सा एक फॉर्मूला आया था जो कि ऑब्लिक मूव करने वाले केस में भी हमने देखा था, पर यहाँ पे अगर देखें तो मैं कहूंगा कि मैग्निफिकेशन जो है, जो कि आपका हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास आया है म्यू वन वी बाय म्यू टू यू। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं सिंपली लिख सकता हूं
म्यू टू यू हाइट ऑफ इमेज, ये होना चाहिए म्यू वन वी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस नहीं चल रही तो u कांस्टेंट है, तो इमेज भी अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस नहीं चलेगी तो v भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट कर डालो भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको यहां से मिलेगा म्यू टू यू डी एच आई बाई डी टी, ये होना चाहिए म्यू वन वी डी एच ओ बाय डी टी। अरे बात समझ आई, दोनों तरफ मैंने क्या किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। अब हाइट चेंज होने की रेट ऑब्जेक्ट की, यही तो इसकी स्पीड है वाई डायरेक्शन में, और हाइट चेंज होने की इमेज की रेट, यही तो इसकी स्पीड है वाई डायरेक्शन में। तो सिंपली आपको मिल जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू v by u into velocity of object with respect to curved surface। अरे भाई रिपीटेटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिर्फ एक म्यू वन और बाय म्यू टू घुस रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर पुरानी चीजें नहीं पढ़ी थी तो फिर मुश्किल लगेगा, वरना एकदम हलवा है, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें मैं ऑब्लिक वाला केस नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसका चांस बिल्कुल नहीं है आने का, ठीक है ना, इसका ऑब्लिक केस नहीं आएगा। लेंस का आ सकता है या मिरर का आ सकता है, पर आपको मेथड पता होना चाहिए, ये नहीं कि आ ही गया तो आप बोलो अरे हमारे सर ने तो कराया नहीं था। बस यहीं पे क्या हो जाता, u भी आपका क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता। तो आप क्या करते, प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करते और फिर सारी वैल्यूज पुट करते। समझ आ रही है ना बात, जैसे मैंने वहां पे कराया था। अगर x में भी चल रही हो ऑब्जेक्ट, y में भी चल रही हो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या फर्क हो जाता है, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस तो सेम रहता है फॉर्मूला, याद रखना पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस तो सेम रहता है, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस में दो वेरिएबल आ जाते हैं तो प्रोडक्ट रूल से हम डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। आई होप सबको याद रहे। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं एक। बिल्कुल सारी आपको कर्व सरफेस के रिस्पेक्ट में ही लिखनी है, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब आप पुट करो तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी है। ये मैंने सारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी हैं, ये कंफ्यूज मत होना भाई। ये तो रिलेटिव मोशन में पढ़ा था ना कि कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये है आपकी ऑब्जेक्ट, मैं ले लेता हूं 4 सेंटीमीटर की, या एक काम करो, ठीक है ना। ये इधर ले लेते हैं, चल रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ये इधर चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर में ले लेता हूँ 30 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस में ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बता दो भाई। कुणाल फॉर्मूले में बस यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर है, अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस में सेम फॉर्मूला है, बस वी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर है। परपेंडिकुलर ऑप्टिकल एक्सिस में v बाय यू आता है, और पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस में v स्क्वायर बाय यू स्क्वायर आ जाता है। फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें।
हाँ भाई, तो क्या मिल जाएगा हमें, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू, ये हो जाना चाहिए n2 माइनस n1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव है, तो यहाँ से 3 बाई वी, ये हो जाना चाहिए माइनस 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 10, ये आपको मिल गया 3 बाई वी, ये हो जाना चाहिए आपका माइनस 40 बाई 300, तो यहाँ से आपको v मिल गया कितना, माइनस 90 बाय 4, सही है, माइनस 90 बाय 4 आ गया v, यही आया था। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ कर्व्ड सरफेस 5 दी गई है, ये होना चाहिए था क्या, μ1 बाई μ2 यानी कि 2 बाई 3 इंटू वी बाई यू, तो वो आपका कितना है माइनस 90 बाई 4 और इंटू यू जो कि आपका माइनस 20, ठीक है ना, इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपकी कितनी है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ कर्व्ड सरफेस जो कि आपकी कितनी है 5। इस गंदी सी इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अरे एकदम रिपीटेटिव है, बोरिंग लग रहा होगा एकदम, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो बोरिंग लगना चाहिए एकदम, कुछ खास बात नहीं है इसमें, सिर्फ μ1 बाई μ2 डिवाइड करना है, कोई भी कर सकता है। अरे क्लियर है क्या, और सवाल कराने की जरूरत है, स्क्वायर भी होगा, बिल्कुल सही बात है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की हमने, यहाँ स्क्वायर आएगा एक, ठीक है, v बाई यू का स्क्वायर आएगा, पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस है, तो v बाई यू का स्क्वायर भी आएगा। अरे और कराने की जरूरत है या अलग चीज पे चलें, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन कर्व सरफेस का कर सकते हो, बिल्कुल सबने कह दिया है भाई अलग चीज, चलते हैं भाई अलग चीज के ऊपर, चलिए। तो आखिरी चीज जो कि पूछी जा सकती है कर्व सरफेस के ऊपर वो है आपके थिक लेंसेज, थिक लेंसेज, थिक लेंसेज किन्हें बोला जाता है, तो थिक लेंसेज बेसिकली दो कर्व सरफेस का कॉम्बिनेशन होंगे। मान लो कि इस तरह से एक कर्व सरफेस दिया गया है इस तरह से, और यहां से कोई दूसरा कर्व सरफेस दिया गया है, तो ये कहलाता है एक थिक लेंस, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ2 है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, और इस तरह से आप देखो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दें तो क्या होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, और इस तरह से कुछ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि दोनों कर्व सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट है, यानी इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं क्या, थिक लेंस। समझ आ रही है बात, करने का कोई तरीका नहीं है, कोई लेंस का फॉर्मूला नहीं है, आपको एक बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला इस सरफेस के लिए लगाना होगा, इमेज की लोकेशन फाइंड करनी होगी, इसकी जो इमेज होगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, फिर वहां पे रिफ्रैक्शन कराना होगा और फिर उसकी इमेज फाइंड करनी होगी। क्या बात क्लियर हो रही है, सिंपली ये क्या है, बेसिकली रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, रिफ्रैक्शन एट टू सरफेसेस, जहां पे इमेज ऑफ वन सरफेस, इमेज ऑफ वन सरफेस is object of another, is object of another। अरे भाई क्लियर है कि नहीं है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल सीधे इसके ऊपर करेंगे, बस आपको 2 बार रिफ्रैक्शन लगाना है, ठीक है ना, तो इस तरह का है, यहाँ पे μ2 है, सराउंडिंग का μ1 है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये मैं ले लेता हूं दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूं 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, गंदा सा आएगा ऑब्वियसली क्योंकि मैं रैंडम डेटा ले रहा हूं, पर आप देखना कि इक्वेशन सही बना पाए हो कि नहीं। तो आपको बतानी है लोकेशन ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2, इसे सरफेस 1 बोल देते हैं, प्लेन सरफेस है ये, इसे सरफेस 2 बोल देते हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज
आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम S2 इज, डिस्टेंस आपको इस पॉइंट P से ही बतानी है, ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो भी लगा सकते थे, एपरेंट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला याद है, फिश और बर्ड वाला जो फॉर्मूला था वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट मान के, क्योंकि एक प्लेन सरफेस है, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर लगाएं हम तो μ2 यानी कि 2/v माइनस μ1 यानी कि 1/-20, ये होना चाहिए μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। तो v की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी कितनी, -40 सेंटीमीटर। समझ आई क्या बात? v आपको मिल गया कितना, -40 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद बनी है वो कुछ यहाँ बनी होगी, जहां ये डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, रेज तो इसी तरह से जा रही हैं, तो अभी भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब इसके लिए रिफ्रैक्शन लगा देंगे, तो μ2/v माइनस μ1 बाई u, नेगेटिव है हमारा, और कितना हो जाएगा 40 और 40 -80, ये होना चाहिए μ2 माइनस μ1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, भी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कितना है -30 सेंटीमीटर। समझ आई बात? यहां से आपको मिल गया 1/v प्लस 1/40, ये हो जाना चाहिए कितना, 1/30, तो 1/v आपको मिल जाएगा कितना, 1/30 माइनस 1/40, v की वैल्यू हमें मिल जाएगी सिंपली कितनी, 120 सेंटीमीटर। v आया है पॉजिटिव, यानी कि इमेज बन रही होगी यहाँ पे, इमेज हमारी रियल है, और डिस्टेंस उसकी कितनी है, 120 सेंटीमीटर है।
किसी को कोई डाउट? तो सही तो ये एक ही बच्चे का हुआ, अभिनव का। बताओ भाई, कोई डाउट किसी को? एक और करने की जरूरत है। चलो, तो क्योंकि सही नहीं कर पाए लोग इसलिए एक और कर लेते हैं। गलती समझ आ गई होगी शायद। ठीक है, ये आरओसी ले लेते हैं हम 30 सेंटीमीटर। आरओसी ले लो 20 सेंटीमीटर। बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर। और यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये S1 है, ये S2 है। इसका म्यू ले लेता हूं मैं 3, इसका म्यू ले लेता हूं मैं 2। तो आपको बतानी है फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम P। S1 में ROC का वैल्यू बेटा फ्लैट सरफेस है ये। फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इनफाइनाइट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने इनफाइनाइट ले लिया। नहीं तो आप अपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते D डैश। समझ आ रहा है? चलो अगला ट्राई करो।
तो 96 सबसे पॉपुलर आंसर है। ठीक है, कर लेते हैं भाई। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेज इस तरह से जाएंगी तो ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है। पहले सरफेस के लिए अगर मैं लगाऊं तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू हमारा -30 होगा। ये होना चाहिए n2 माइनस n1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आएगी इसकी, और वो है 20 सेंटीमीटर, यानी 3 बाई वी ये हो जाना चाहिए हमारा 1/20 माइनस 1/15। ठीक है ना, 3 बाई वी देखो कितना आ जाएगा 60। वी आपको मिल जाएगा कितना -180 सेंटीमीटर। यानी पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज जो फॉर्म हुई है वो यहाँ से पीछे फॉर्म हुई है, और कितना पीछे 180 सेंटीमीटर पीछे फॉर्म हुई होगी। रेज तो अभी भी इसी तरह से जा रही होगी, तो अभी भी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। इसके लिए अगर लगाते हैं तो हम लिखेंगे n2 यानी कि 2 बाई वी माइनस n1 यानी कि 3 बाई यू की वैल्यू हो जाएगी 180 प्लस 60 यानी कि 240 माइनस 240। ये हो जाना चाहिए n2 माइनस n1 यानी कि 2 माइनस 3 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि नेगेटिव आने वाला है -30। 2 बाई वी, ठीक है ना, प्लस 1/80, ये हो जाना चाहिए आपके पास 1/30। यहाँ से 2 बाई वी हमें मिल गया 1/30 माइनस 1/80, तो ये आ गया अपना 240/5। तो v आपको सिंपली यहाँ से मिल गया कितना, v आपको मिल जाएगा 96 सेंटीमीटर, और v पॉजिटिव आया है यानी इमेज जो है वो रियल फॉर्म हुई है। तो जो भी लोग गलत कर रहे हैं मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे, पर मोस्टली लोगों का सही है। तो और क्वेश्चन कराने की इस पे मेरे को लगता नहीं है जरूरत है, बस मैं कर्वेचर चेंज कर दूंगा। आप समझ सकते हो यहाँ पे 3 हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन लेफ्ट साइड में। राइट में 3 हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना के कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो बस थिक लेंस कहीं पे लिखा हो उसका मतलब सिर्फ सिंपली समझ जाना कि भाई क्या है, 2 सरफेसेस हैं जहां से हमें रिफ्रैक्शन कराना है। अरे क्लियर है? क्या हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस को खत्म कर सकते हैं? आगे बढ़ जाएं। तो अब 2 ऑप्शन है, या तो हम प्रिज्म पढ़ सकते हैं या हम लेंस पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना चाहोगे? मेंस, ये कौन है महात्मा? मेंस नहीं पढ़ा पाएंगे दोस्त। मेजर टेस्ट में आने का चांस ज्यादा किसका है? बेटा ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बोलूं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस वाइज चलें तो प्रिज्म वैसे पहले पढ़ा दिया जाता है, पर कई लोग क्या करते हैं थिक लेंस के बाद तुरंत थिन लेंस पढ़ा देते हैं ताकि कंटिन्यूएशन में रहे। ठीक है ना। प्रिज्म सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है नहीं मेरे भाई, आसान है प्रिज्म। एग्जाम है कब तुम लोगों का? कब है एग्जाम? सैटरडे। क्या क्या आ रहा है उसमें? क्या क्या आ रहा है? बस रे ऑप्टिक्स ना? ईएमआई भी आ रहा है? पूरा सिलेबस आ रहा है? ओ, अरे फिर तो क्या चिंता करनी है यार, पूरा सिलेबस आ रहा है तो ये मान के चलोगे ये 2 क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ी ना देगा कोई रे ऑप्टिक्स से। मेजर टेस्ट है तो 2 क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ी ना देगा। इतना सारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और पूरा मैग्नेटिज्म छोड़ के थोड़ी ना कोई सवाल देने वाला है। इससे नहीं आएगा, देखना ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ था ना, इससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे। नहीं आएगा। किस्मत खराब हुई तो आ सकता है। चलो ठीक है, जो होगा भगवान जानता है, क्या कर सकते हैं। गंदा चैप्टर क्यों है यार?
लंबा चैप्टर है, गंदा नहीं है। ऐसे ये फॉर्मूले वगैरह हैं, बिना दिमाग के लोग भी पढ़ सकते हैं इसे। अरे परेशान मत हो भाई, ठीक है, तुम्हारा कोचिंग इस मेजर टेस्ट के लिए नहीं हो रही है। अब तेज कराना हो तो फिर तेज तो हो ही सकता है यार, ये सब नहीं कराता मैं बोल देता सेम है, बस फॉर्मूले लिख लो, एक भी क्वेश्चन नहीं करें। कितना खत्म हुआ चैप्टर बेटा अपना? बस प्रिज्म और लेंस बाकी है। आज कौन सा है? आज ट्यूसडे है ना। इनमें से कोई एक चीज खत्म कर सकते हैं अपन सैटरडे तक। प्रिज्म पूरा खत्म हो जाएगा या लेंस? देखो मैं आपको बताता हूँ, लेंस आसान है। लेंस खुद से देख के चले जाना। बस मैं एक चीज बता देता हूँ, लेंस में ना, जैसे यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम है। कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब कुछ सेम है। मैं बड़े शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम के लिए, क्योंकि लेंस पढ़ाने में सिर्फ टाइम जाएगा अभी। एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है लेंस का, तो लेंस फॉर्मूले में बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ आ रही बात? बाय कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में जहां माइनस आता था वहां प्लस हो जाएगा, -v/u की जगह +v/u हो जाता है, बस। अरे समझ रहे हो? बाकी अगर आपने थोड़ी अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस स्पीड निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हो अपने आप। मैं बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, पढ़ाऊंगा तो हूँ मैं बाद में, लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा ना लगे कि छोड़ दिया है। अगर कोई सही में पढ़ रहा है, सही में मेहनत कर रहा है चैप्टर में, तो याद रखना लेंस और मिरर में कुछ अंतर नहीं है। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में बस एक माइनस नहीं है। बाय कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, डाइवर्जिंग की हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। और फॉर्मूले के अंदर एक माइनस आ जाता है। स्पीड का फॉर्मूला आ जाए तो डिफरेंशिएट करके मैंने सिखाई दिया है, कर्व सरफेस में सीख लिया है, मिरर में सीख लिया है, वैसे ही लेंस में भी हो जाएगा, है ना। और कोई अलग क्वेश्चन नहीं आते इसमें, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बस। एक लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर है, वो आप चाहो तो देख सकते हो। एक साइड कॉन्वेक्स एक साइड कॉनकेव, हाँ उसके लिए फिर लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो चलो एक काम करूंगा, मैं फ्राइडे की क्लास में एक बार वो बता दूंगा लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, ठीक है ना। सिर्फ फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ लेंगे, बाकी फिर वापस पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो तो अपन स्टार्ट कर देते हैं प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हो, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो अब प्रिज्म कहते किसे हैं? सभी ने स्कूल में देखा होगा, अगर आपका स्कूल थोड़ा भी अच्छा है, क्वालिटी वाला है, तो आपको प्रिज्म दिखाया गया होगा जिसमें लाइट डाली गई होगी और आपको कई सारे रंग दिखे होंगे दूसरी साइड पे। देखा है कि सबने? ठीक है। तो अब कई तरह के प्रिज्म हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसे कॉमन प्रिज्म जो कि आपको दिख जाता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो इसे ट्रायंगुलर प्रिज्म कह देते हैं हम, जिसके बेस पे क्या है, ट्रायंगल है, और फिर इस तरह से स्लैब्स लगाई गई हैं। तो इस तरह का जो सरफेस है इसे आप प्रिज्म कह देते हो। जनरली बुक्स में सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया जाता है, फ्रंट फेस, ठीक है ना। होता तो 3 डायमेंशनली है वो, ठीक है। तो जिसका बेस ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर प्रिज्म हो गया आपका। 4 फेस का प्रिज्म हो सकता है, ठीक है ना। आपका 5 फेस का प्रिज्म हो सकता है। बेसिकली बेस का जितने साइड्स हैं उतने साइड का प्रिज्म आपका बन सकता है। सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं वो ये वाला प्रिज्म यूज करते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म कह सकते हो इसे, ठीक है ना। तो अब बात है ये है कि प्रिज्म किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसा क्यों होता है कि इससे लाइट जो है अलग अलग फैल जाती है, ठीक है ना, जिसे हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, सॉरी, ठीक है ना। डिस्पर्जन और डिविएशन दो टर्म है जो हमें यहाँ पे पढ़नी है, डिफ्रैक्शन नहीं कहते, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है ना। डिस्पर्जन और डिविएशन। डिविएशन आपने पहले जिंदगी में सुना है। डिविएशन का मतलब सिंपली है कि लाइट अपने रास्ते पे चल रही थी और वो अपने रास्ते से हल्की सी मुड़ जाए, तो उसे आप कहते हो डिविएशन।
अब डिस्पर्जन किसे कहते हैं? तो डिस्पर्जन है लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्पर्जन किसे बोल दिया जाता है? स्प्लिटिंग ऑफ white light into its constituent colors। ठीक है ना, रास्ते से भटक जाना डिविएशन होता है बेटा, डिस्पर्जन हो जाएगा रास्ते में फैल जाना, समझ रहे हो? हाँ, तो अब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वहां आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे थे। कैसी लाइट यूज कर रहे थे हम? मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीनिंग क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट का मीनिंग होता है लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ। ऐसी लाइट जिसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो। मान लो येलो कलर की लाइट यूज की है, रेड कलर की लाइट यूज की है, वो मिक्सचर ऑफ लाइट नहीं है बल्कि उसके अंदर प्योर सिर्फ एक ही लाइट है, एक ही वेवलेंथ की लाइट है, उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जबकि अगर हम व्हाइट लाइट की बात करें तो व्हाइट लाइट के अंदर तो आपको पता है ढेर सारे कलर्स होते हैं, और मेजर जो हम कलर्स याद रखते हैं वो हमारा क्या है? विबग्योर, है कि नहीं? तो अब देखा ऐसा गया कि जब किसी प्रिज्म के ऊपर आप लाइट रे को गिराते हो और ये व्हाइट लाइट है, ऑब्वियसली अगर ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती यानी सिंगल वेवलेंथ होती तो वो फैलती थोड़ी, वो तो बस डिविएट हो जाती अपने पाथ से। लेकिन व्हाइट लाइट को जब गिराया गया तो देखा गया कि व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, और इस फिनोमेना को नाम दे दिया गया डिस्पर्जन। तो अब ऐसा होता क्यों है? तो उसके लिए आपको प्रिज्म समझना पड़ेगा। प्रिज्म में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक जिसे हम कहते हैं एपेक्स एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरह से ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है और ये एंगल मान लो 90 डिग्री है, तो कौन सा एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म है? क्या आप ये बता सकते हो कि कौन सा एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा? ठीक है, तो यही याद रखना है कि एंगल ऑफ प्रिज्म हम तब तक नहीं बता सकते जब तक कि हमें इंसिडेंट लाइट ना पता हो। अगर आपकी लाइट इस तरह से गिरी है और वो इस तरह से मूव करके निकली है तो ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। लेकिन अगर आपकी लाइट इस तरह से गिरी होती, जैसे कि मैं बोलूं कि लाइट यहां पे गिरी है, लाइट इस सरफेस पे आके गिरी है और यहां से डिविएट होके इस तरह से गई है, तो फिर ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। बेसिकली जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच के एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस where refraction takes place, where refraction takes place। तो ये गलती से भी मत याद रखना कि सबसे ऊपर वाला जो होता है उसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कह देते हैं, नहीं। कोई भी सब्सटेंस प्रिज्म की तरह काम तभी करेगा, जैसे कि अगर मैं ये स्क्वायर वाले की बात करूं, स्क्वायर प्रिज्म अगर हमारे पास है जिसका बेस स्क्वायर है और लाइट रे इस तरह से चल के आ रही है मान लो, और वो यहां गिरती है, यहां डिविएट होती है और इस तरह से निकल जाती है, तो इसने ये वाला एंगल यूज किया है, तो ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। समझ आ रहा है? तो उसका शेप हमेशा ट्रायंगुलर दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है अगर दो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं और दोनों से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसे आप क्या कह देते हो? एक प्रिज्म कह देते हो। क्या ये बात सबको क्लियर हुई है? क्या ये क्लियर है किसे हम प्रिज्म कहते हैं? तो अब बात आती है कि मेरे भाई ये स्प्लिट क्यों हुई, लाइट स्प्लिट क्यों हुई? तो सीधी सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक मैंने आपको यही बताया। जैसे मैं बोलूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, आपने देखा होगा। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, ये आपने सुना होगा। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी मीडियम का एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नहीं बोलते हो। अभी तक हम किन के लिए बोलते थे? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मैं एक ही लाइट यूज करता था तो उसके लिए जो म्यू होता था मैं वो बता देता था। लेकिन अगर क्वेश्चन में व्हाइट लाइट यूज की गई है जिसके अंदर की ढेर सारी वेवलेंथ है, इनफाइनाइट वेवलेंथ है, तो हर वेवलेंथ के लिए अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर दिया जाता है म्यू इज a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर और इस तरह की किसी रिलेशन से। आपको सिर्फ ये याद करना है कि लैम्डा जैसे जैसे बढ़ता है म्यू वैसे वैसे घटता है। जिस कलर का जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उस मीडियम की उस कलर के लिए उतनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। बात समझ आ रही है बेटा? 3 सरफेस से रिफ्रैक्शन नहीं होता कभी, ठीक है? रिफ्रैक्शन हो गया अगर 2 सरफेस से तो बाहर ही निकल जाएगी, ठीक है? फालतू के सवाल ना करें कृपया। अभी कौन पूछ रहा है सर अगर लाइट स्क्वायर बेस से इंसिडेंट, क्या सवाल है फिर से? देखो बेटा यही तो है स्क्वायर बेस यार, तो 90 डिग्री है प्रिज्म का एंगल। क्या सवाल कर रहे हो? क्या डाउट है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट किया करो। अरे बोलो भाई। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, ये कॉशीज इक्वेशन है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी मीडियम के लिए उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपके आने वाली लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा और जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? अब अगर हम इनकी कलर्स की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कि वेवलेंथ किस तरफ बढ़ रही होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? अगर मैं इस ऑर्डर में जाऊं तो बताओ वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बताओ। इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। तो इन सभी का म्यू कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, तो जब मैं म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर लगाऊंगा तो क्योंकि सबका म्यू1 सेम है, साइन आई सेम है, म्यू2 सेम है, पर सबका साइन आर क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि सबका म्यू2 अलग है। सॉरी, जब मैं लगाऊंगा म्यू1 साइन आई, ये होना चाहिए म्यू2 साइन आर, तो ये तो सबके लिए सेम है, पर ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वेवलेंथ के ऊपर, डिपेंड्स ऑन लैम्डा। तो आप कह सकते हो कि जो आर आएगा यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा वो भी किस पे डिपेंडेंट आएगा? लैम्डा के ऊपर। तो सबका आर भी अलग अलग होगा, यानी कि लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अरे क्लियर हुआ कि डिफ्रैक्शन होता क्यों है प्रिज्म में? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बताओ भाई, क्लियर है? बस, तो अब डिस्पर्जन, सॉरी डिफ्रैक्शन नहीं, डिस्पर्जन होता क्यों है प्रिज्म में? डिस्पर्जन हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे डिविएशन, डिविएशन बाय अ प्रिज्म। देखो, तो अब मान लो इस तरह से आपको एक प्रिज्म दिया गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म को मैं ए बोल देता हूं, ठीक है ना? मान लेते हैं कि आपकी लाइट जो है वो इस तरह से आके इंसिडेंट हुई है, कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया होगा उसे मैं R1 बोल देता हूं, यहां पे इंसिडेंट हुआ है किसी R2 पे, और जहां से वो एग्जिट कर रही है तो एंगल ऑफ इमरजेंस E बोल देते हैं। तो I है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, E है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, इमर्ज करती है इतने एंगल पे। समझ आई बात? ये मैं ले लेता हूं म्यू, सराउंडिंग में मैंने म्यू ले लिया है 1। तो अगर डिविएशन की बात आए तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि डिविएशन कितना आएगा यहां पर,
लाइट को जाना इस तरह से चाहिए था, तो ये पूरा एंगल क्या होता, आई होता, लेकिन यहाँ पे एक डिविएशन आया है डेल्टा 1। डेल्टा 1 की अगर मैं वैल्यू लिखूं, तो क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई होगी, तो वो हमें मिल जाएगा कितना, I माइनस R1। सिमिलरली अब इस रे को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन वो फिर डिविएट हुई है, तो यहाँ आया है डिविएशन नंबर 2 आपका डेल्टा 2। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी। इसकी अगर मैं बात करूं डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 आप देख सकते हो सीधे सीधे से कितना है, वो है आपका E माइनस R2, और वो भी कैसा है, क्लॉकवाइज। तो नेट डिविएशन अगर बोला जाए एक प्रिज्म को पार करने में डेल्टा, तो वो आपको मिल जाएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अरे बात समझ आई क्या? अच्छा, अगर इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, तो मैं यहां से सीधा सीधा लिख सकता हूं कि A की वैल्यू इक्वल होगी R1 प्लस R2। अरे होगी कि नहीं होगी? ये पुट करते ही आपको डिविएशन का फॉर्मूला मिल जाता है I प्लस E माइनस ए। तो कोई भी रे, अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, अगर आपको एंगल ऑफ इमर्जेंस पता है, तो आप क्या बता सकते हो, एंगल ऑफ डिविएशन बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। अरे क्लियर हुआ क्या? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफी, I प्लस E माइनस ए। समझ आया? चलो एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, I है आपका 90 डिग्री। I 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, लगभग सरफेस से टच होके आ रही है, तो इसका नाम भी याद रखना, इसे कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मीनिंग होता है ये, अगर आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है, तो लाइट ऑलमोस्ट सरफेस से ग्रेज करती हुई आ रही है एकदम, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग हम ले लेते हैं 90 डिग्री, तो उसे कहा जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस है, म्यू वगैरह दिया गया है, आपको बताना है नेट डिविएशन ऑफ लाइट। बताओ। सिंपल है काफी, दो बार रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना है बस, यहाँ पे स्नेल्स लॉ, तो 1 साइन 90 डिग्री, ये होना चाहिए 2 साइन आर, आर की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 30 डिग्री, यानी यहाँ पे तो एंगल कितना आया है, 30 डिग्री।
तो ये कितना आएगा, आपको पता है R1 प्लस R2 होना चाहिए 60, R1 आ गया 30, तो R2 भी आपको कितना मिल गया 30। तो बस यहाँ पे फिर से स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो 2 sin 30 डिग्री, ये होना चाहिए हमारा 1 sin R, R आपको फिर से मिल गया कितना 90 डिग्री। यही है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस, साइन E लिख देना चाहिए मुझे, एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो E भी आपको कितना मिल गया है 90 डिग्री। तो अब आपका डेविएशन का फॉर्मूला I जो कि 90 था प्लस E जो कि 90 था माइनस A जो कि 60 है, यानी कि सिंपली कितना हो गया 120 डिग्री। क्लियर है? और ऐसा सोच के देखो कि यही तो TIR की कंडीशन जैसी नहीं थी, पैरेलल टू सरफेस आया था तो क्रिटिकल एंगल पे ही जाने वाला था, उससे भी निकाल सकते थे, सेम ही बात है। ठीक है, तो आगे काफी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, वो कल देखेंगे, आज यहीं पे एंड कर देते हैं।